Hello everyone, my name is Priyanshi Jain. Welcome back to my YouTube channel. So आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट सम साइंटिस्ट एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन माइक्रोबायोलॉजी। कुछ साइंटिस्ट के बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं, क्या क्या उनके इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एंटोनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहुक, लुइस पास्चर, जोसेफ लिस्टर, पॉल एलरिच एंड रॉबर्ट कॉच। इन सारे साइंटिस्ट के बारे में, इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एंटोनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहुक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। इसका रीजन क्या है? माइक्रोबायोलॉजी हमें पता है, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है। स्टडी कैसे होती है? माइक्रोस्कोप को यूज में लेके, माइक्रोस्कोपी करके। तो जो पहला माइक्रोस्कोप था, प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप था 1660s के अंदर, वो पहला इन्वेंट किसने करा था? एंटोनी फिलिप्स ल्यूवेनहुक ने। इन्होंने पहला प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप इन्वेंट करा था और उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब करा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। जिन्होंने मतलब इन्होंने जिस माइक्रोस्कोप को यूज में लेके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था, उनको इन्होंने टर्म दिया था एनिमलक्यूलस। एनिमलक्यूलस को बाद में लिटिल एनिमल्स के नाम से जाना गया। तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पहला प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने वाले व्यक्ति थे, वो यही व्यक्ति थे, एंटोनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहुक। इनको, इस चीज को याद करने के लिए आप कैसे याद कर सकते हैं? फिलिप्स हमें पता है काफी एक कंपनी है जो काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाती है। फिलिप्स माइक्रोस्कोप को भी बनाती है। तो फिलिप्स से आप याद कर सकते हैं कि जो पहला प्रैक्टिकल माइक्रोस्कोप दिया था, जो पहली माइक्रोस्कोपी करी थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो किसने करी थी? एंटोनी फिलिप्स वॉन ल्यूवेनहुक ने। तो काफी सारे एमसीक्यूज इस तरीके से ही पूछे जाते हैं कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, उनका नाम बताइए। एनिमलक्यूलस डेफिनेशन किसने दी थी, उनका नाम बताइए। या फिर कई बार इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आपके सामने आते हैं। इमेज के अंदर जो साइंटिस्ट है उनकी इमेज दे दी जाती है और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपके सामने इमेज भी है और उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं। नेक्स्ट है हमारे साइंटिस्ट लुइस पास्चर। लुइस पास्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि काफी सारी जो मॉडर्न रिसर्चेस हैं वो किसने करी है? लुइस पास्चर ने करी है। ठीक है। अगर हम बात करें इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस की, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, तो याद करने के लिए निम्नलिखित के आपके सामने लुइस पास्चर से आप एलपी से नाम याद कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप एलपीजी, गैस जो होती है एलपीजी, उसके नाम से याद कर सकते हैं। तो एल का यहाँ पे मतलब क्या है? कि वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट लिक्विड बैक्टीरियल कल्चर मीडियम को इन्वेंट करा था। बैक्टीरिया की ग्रोथ कराने के लिए जो हम लिक्विड मीडिया को काम में लेते हैं, तो जो फर्स्ट लिक्विड बैक्टीरियल कल्चर मीडियम था वो किसने इन्वेंट करा था? लुइस पास्चर ने इन्वेंट करा था। उन्होंने प्रिपेयर करा था लिक्विड कल्चर मीडियम को, जिसके अंदर उन्होंने ऐड करे थे ईस्ट को, शुगर को, एशेस को, अमोनियम सॉल्ट को। और ये सारी चीजें यूज में ली गई थी उस बैक्टीरिया के लिए, या उस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, या उसके आइसोलेशन के लिए। ठीक है। तो फर्स्ट लिक्विड बैक्टीरियल कल्चर मीडियम किसने दिया था? लुइस पास्चर ने। हम बात करें पी की, तो जो पैस्चराइजेशन प्रोसेस है, मेथड है, वो किसने इन्वेंट करा था? लुइस पास्चर ने। पैस्चराइजेशन बेसिकली क्या होता है? जिसके अंदर जो लिक्विड मीडिया होते हैं उनके अंदर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से वो कंटामिनेटेड है, आपके सामने कोई लिक्विड मीडियम है और वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंटामिनेटेड है, तो उस लिक्विड मीडिया को हमें कैसे स्टेराइल करना है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है? पैस्चराइजेशन। जिसके अंदर क्या किया जाता है? लिक्विड मीडिया को सबसे पहले 50 टू 60 डिग्री, मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट करा जाता है। उसके बाद उसको कूल करा जाता है। ठीक है। जिससे क्या होता है? अगर उसके अंदर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है तो वो प्रिवेंट हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम पेस्चराइजेशन बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इनकी इन्वेंशन थी, जो कंट्रीब्यूशन था, वो ये था कि उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दी थी। जी स्टैंड फॉर जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। डिजीज की जो जर्म थ्योरी वो किसने दी थी? लुइस पास्चर ने दी थी। इस थ्योरी में क्या कहा था उन्होंने कि अगर किसी हेल्दी पर्सन को कोई डिजीज हो रही है, कोई हेल्दी पर्सन है और अगर उसको टाइम के साथ कोई डिजीज होने लगी है, इसका मतलब वो डिजीज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई जर्म है। ठीक है। तो इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था
कि अगर किसी को इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है तो वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होगी या किसी जर्म से कॉज होगी जो उस बॉडी के अंदर इन्वेड करेगा और फिर डिजीज करेगा, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, उसके इन्वेंशन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय किलिंग और बाय स्टॉपिंग द जर्म्स। ये जर्म थ्योरी डिजीज दी थी लुईस पाश्चर ने। नेक्स्ट इनका कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने 3 वैक्सीन को डेवलप करा था। वैक्सीन को डायरेक्ट ऑफ वी से वैक्सीन याद कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे निमोनिक जो है वैक्सीन के लिए वो है कार, तो आप वी से कोई भी कार को याद कर सकते हैं, वरना वेगना, इट्स अप टू यू, जो भी आपको कार पसंद है वी से उसको आप नाम याद कर सकते हैं। और कार से जो उन्होंने 3 वैक्सीन दी थी, सी स्टैंड फॉर कॉलेरा, कॉलेरा के लिए वैक्सीन दी थी, एंथ्रैक्स के लिए और रेबीज के लिए। इन तीनों चीजों के लिए जो वैक्सीन दी थी वो किसने दी थी? लुईस पाश्चर ने दी थी। सो दीज आर द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लुईस पाश्चर इन माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर को भी फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है, इस नाम से भी इनको बोला जाता है कि ये फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी के रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि एंटी सर्जरी के अंदर जो हम इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल करने के लिए केमिकल है कार्बोलिक एसिड, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। इन्होंने बताया था कि सर्जरी के अंदर जो आप इंस्ट्रूमेंट्स काम में ले रहे हो, उनको अगर आपको स्टेराइल करना है, क्लीन करना है, तो आप इस एसिड को यूज में लेके क्लीन कर सकते हैं, इसलिए इनको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे साइंटिस्ट पॉल एलरिच। पॉल एलरिच को फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। इसका रीजन क्या है? पहले हम बात करते हैं पॉल एलरिच के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस है वो आपके सामने 7 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ठीक है, तो 7 नंबर को आप कैसे याद कर सकते हैं? इनके नाम में जो ये एलरिच है ना, इसके अंदर 7 अल्फाबेट्स हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो 7 अल्फाबेट्स हैं, तो उसी से आप 7 से 7 याद कर सकते हैं कि 7 अल्फाबेट्स हैं एलरिच के अंदर, तो 7 इनके कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। उस 7 में से जो पहला कॉन्ट्रीब्यूशन है वो हम पॉल के नाम से याद करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स भी बताई जा रही है जिससे आप इस चीज को रिमेम्बर रख सकते हैं। तो पॉल के नाम से आपको क्या याद करना है कि ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जर्मनी के अंदर पॉल इंस्टीट्यूट के फाउंडर हैं। बेसिकली ये जर्मनी में जो पॉल इंस्टीट्यूट है उसके फाउंडर कौन है? पॉल एलरिच। तो ये फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे पॉल में जो कि ए अल्फाबेट है, इससे आपको याद करना है कि जो टीबी बैक्टीरिया है, ठीक है, टीबी बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी हमें पता है कि टीबी बैक्टीरिया बेसिकली एसिड फास्ट बैक्टीरियाज होते हैं। तो टीबी बैक्टीरिया की जो एसिड फास्टनेस प्रॉपर्टी है वो किसने डिस्कवर करी थी? पॉल एलरिच ने डिस्कवर करी थी। और टीबी बैक्टीरिया एसिड फास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि टीबी बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में काफी सारा माइकोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है उनकी सेल वॉल में, इसलिए वो एसिड फास्ट होते हैं। और इस प्रॉपर्टी को किसने दिया था? डिस्कवर करा था पॉल एलरिच ने। अब थर्ड इनका कंट्रीब्यूशन आपको कैसे याद करना है? एसिड फास्ट एक स्टेनिंग भी होती है, एक टाइप ऑफ स्टेनिंग है, तो एसिड फास्ट एक स्टेनिंग है। तो पॉल एलरिच ने कुछ और भी स्टेनिंग को डिस्कवर करा था। उस स्टेनिंग से हम टिश्यूज को, ब्लड सेल्स को स्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा कंट्रीब्यूशन से इन्होंने कुछ और भी स्टेनिंग्स को डिस्कवर करा था जिससे हम ब्लड सेल्स को, टिश्यूज को स्टेन कर सकते हैं। फोर्थ हम अगर बात करेंगे कंट्रीब्यूशन की, तो आपको एलरिच वर्ड से अब याद करना है। एलरिचिया एक बैक्टीरिया होता है, उसकी डिस्कवरी एलरिच ने करी थी, और उस बैक्टीरिया का नाम एलरिचिया ही इसलिए दिया गया था क्योंकि वो पॉल एलरिच ने डिस्कवर करा था। एलरिचिया बैक्टीरिया बेसिकली जो टिक्स होता है ना, उनके थ्रू स्प्रेड होता है, ह्यूमंस में भी, एनिमल्स में भी एलरिच बैक्टीरिया अपनी एलरिचिया बैक्टीरिया अपनी इन्फेक्शंस को कर सकता है। तो एलरिचिया बैक्टीरिया की जो डिस्कवरी करी थी वो पॉल एलरिच ने करी थी। ठीक है, ये तो सिंपल है। अगर कोई एमसीक्यू में आ भी गया कि एलरिचिया बैक्टीरिया को किसने डिस्कवर करा था, या जो ये डिजीज कॉज करता है एलरिचियोसिस वो किसने डिस्कवर करी थी, तो वो करी थी पॉल एलरिच ने। फिफ्थ इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने एलरिच फिनोमिनन को इंट्रोड्यूस करा था। ये फिनोमिनन बेसिकली क्या बताता है? टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है। इसमें सुपरफिशियली बता देती हूँ इसमें क्या होता है। बेसिकली इसके अंदर ये बताया गया है, डिस्क्राइब करा गया है कि हर एक टॉक्सिन का अपना एक एंटी टॉक्सिन जरूर होता है। ठीक है, सो जो ये फिनोमिनन है टॉक्सिन एंटी टॉक्सिन रिएक्शन का, वो किसने दिया था? पॉल एलरिच ने। 6 इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है कीमोथेरेपी के अंदर। इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी क्यों कहा जाता है वो भी अब समझ आ जाएगा। इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक ड्रग इंट्रोड्यूस करी थी। वो ड्रग है हमारी सालवर्सन ड्रग। सालवर्सन ड्रग बेसिकली जो सिफिलिस बीमारी होती है उसके अंदर जो फर्स्ट मेडिकल
पहली फर्स्ट इफेक्टिव ड्रग जो यूज में ली गई थी वो है साल्वर्सन, किसके लिए, सिफिलिस के लिए। और इसको इंट्रोड्यूस या डिस्कवर या इन्वेंट किसने करा था, पॉल एलरिच ने, और इसलिए इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी भी कहा जाता है। इसको आप कैसे याद करेंगे, यहाँ जो ये CH वर्ड अल्फाबेट्स है ना, इससे आपको कीमोथेरेपी वर्ड को याद करना है। कीमोथेरेपी में ड्रग को भी आपको याद करना है, कई बार एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है। ड्रग का नाम क्या है, साल्वर्सन ड्रग, जो कि सिफिलिस के अंदर पहली इफेक्टिव ट्रीटमेंट की तरह काम में ली गई थी। सेवेंथ इनका कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था साइड चेन थ्योरी ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन। इसको भी आप CH से याद करेंगे, CH से आपको चेन वर्ड याद करना है। जो साइड चेन थ्योरी होती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन की, वो किसने बताई थी, पॉल एलरिच ने। ठीक है, तो ये 7 मेन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन थे, इसी से एमसीक्यूज बनते हैं। तो ये पॉल एलरिच के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि इनको फादर ऑफ कीमोथेरेपी के नाम से भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे साइंटिस्ट रॉबर्ट स्कॉच। रॉबर्ट स्कॉच बेसिकली फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इनकी जो भी इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे वो कौन सी ब्रांच में थे, ज्यादातर बैक्टीरियोलॉजी के अंदर थे, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। अब इनके मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, आपको इसको याद करने के लिए निमोनिक क्या रहेगा आपका, इनके नाम में देखो रॉबर्ट्स तो S और कॉच का CH, ये 3 अल्फाबेट्स आपको याद करने हैं, SCH। S से क्या मतलब है कि इन्होंने जो हम पढ़ते हैं कल्चर मीडिया के अंदर कि जो अगार होता है वो एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट की तरह काम में लिया जाता है, तो इस चीज की जो थ्योरी है वो किसने दी थी, रॉबर्ट कॉच ने दी थी। इन्होंने कहा था कि अगार को हम यूज में ले सकते हैं एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट। सी से यहाँ क्या मतलब है, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए हम एक प्योर कल्चर मेथड लगाते हैं, तो जो प्योर कल्चर मेथड है वो किसने इन्वेंट करा था, रॉबर्ट कॉच ने। तो यहाँ पे सी से आपको क्या याद करना है, कल्चर मीडियम, कौन सा कल्चर मीडियम, प्योर कल्चर मीडियम। तो उन्होंने मेथड दिया था किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए, किसके अंदर, प्योर कल्चर को यूज में लेकर आप किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर रहे हो, तो ये थ्योरी किसने दी थी हमें, रॉबर्ट कॉच ने। थर्ड इनका कंट्रीब्यूशन था हमारे जो हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन हम काम में लेते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मोर्टेलिटी को चेक करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो हैंगिंग ड्रॉप जो मेथड है वो किसने इन्वेंट करा था, रॉबर्ट कॉच ने। तो रॉबर्ट कॉच के 3 मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, एक तो सॉलिडिफाइंग एजेंट इन्होंने बताया था अगार है, दूसरा प्योर आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन प्योर कल्चर वो थ्योरी इन्होंने दी थी, और थर्ड जो हैंगिंग ड्रॉप मेथड है वो किसने इन्वेंट करा था, रॉबर्ट कॉच ने। अब कुछ इंपॉर्टेंट इनके एक तो फिनोमेनन है और कॉच के पोस्टुलेट्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉच फिनोमेनन के बारे में। कॉच फिनोमेनन बेसिकली क्या है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ये ऑब्जर्व करा था कि जो गिनी पिग्स होते हैं, गिनी पिग्स, ऐसे गिनी पिग्स जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ट्यूबरकल बेसिलाई से, मतलब ऐसे गिनी पिग्स जिनके अंदर ऑलरेडी टीबी बैक्टीरिया का, ट्यूबरकल बेसिलाई का कोई इन्फेक्शन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा गिनी पिग है, इसकी बॉडी में कोई टीबी बैक्टीरिया एंटर कर गया, ठीक है। अब टीबी बैक्टीरिया, ट्यूबरकल बेसिलस बैक्टीरिया एंटर करा तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ गिनी पिग का। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ तो गिनी पिग ने उसके अगेंस्ट क्या बना ली होंगी, एंटीबॉडीज बना ली होंगी, ठीक है। तो ये इन्फेक्टेड गिनी पिग है। तो पहला इन्होंने क्या बोला कि कोई इन्फेक्टेड गिनी पिग है, किससे इन्फेक्शन हुआ, उसको ट्यूबरकल बेसिलाई का, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, इसी गिनी पिग के अंदर जो इन्फेक्टेड था उसके अंदर अलग से ट्यूबरकल बेसिलाई या उस बेसिलाई के कुछ प्रोटीन्स को इंजेक्ट करा, ठीक है। उस टीबी बैक्टीरिया का, उस बैक्टीरिया या तो डायरेक्ट बैक्टीरिया जो डेड बैक्टीरियाज हो, या फिर उसके प्रोटीन्स को उन्होंने क्या करा, इस बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा। जैसे उन्होंने इसको इंजेक्ट करा तो इसके अगेंस्ट, इन प्रोटीन्स के अगेंस्ट पहले से क्या बनी हुई थी, एंटीबॉडीज बनी हुई थी। तो ये एंटीबॉडीज तुरंत यहाँ पे आके क्या हो गई, एग्रीगेट हो गई, इकट्ठी हो गई, ठीक है। जिस भी साइट पे उन्होंने इंजेक्ट करा वहां पे वो एंटीबॉडीज आके एग्रीगेट और इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने की वजह से वहां पे उनको कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस नजर आने लगी। इसी को उन्होंने क्या दिया था, कॉच का फिनोमेना। क्या बोला कॉच फिनोमेना ने, रॉबर्ट कॉच ने ऑब्जर्व करा कि अगर हम किसी गिनी पिग को जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है ट्यूबरकल बेसिलाई से, उसको हम वापस इंजेक्ट करते हैं किसी ट्यूबरकल बेसिलाई से या उसके प्रोटीन से, तो वहां पे उस एरिया में कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप होती है। यही क्या है, कॉच फिनोमेनन, ठीक है। यही बेसिक प्रिंसिपल है आपका, जो हम मेंटॉक्स टेस्ट कराते हैं, एमटी टेस्ट कराते हैं टीबी के लिए, वो उसका प्रिंसिपल भी यही है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कॉच पोस्टुलेट्स। कॉच पोस्टुलेट्स क्या बोलते हैं, देखो डायग्राम से आपको इजीली समझ आएगा। यहाँ पे आपके सामने एक डिजीज्ड एनिमल है। डिजीज्ड एनिमल मतलब
ये एक ऐसा एनिमल है जिसको क्या हो रखी है, डिजीज हो रखी है, और एक यहाँ पे एनिमल है जो कि हेल्दी है, इसको कोई डिजीज नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर किसी डिजीज एनिमल का मैं सैंपल कलेक्ट करता हूँ, अगर मैं सैंपल कलेक्ट करा तो सैंपल में क्या क्या आएंगी, कुछ तो आरबीसीज आई और उसके अंदर पैथोजन भी आएगा जिसने डिजीज करी है। तो जब हमने उसका सैंपल कलेक्ट करा, सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमने उसको ग्रो कराया, सैंपल को इनोक्यूलेट करा किसके अंदर, किसी कल्चर मीडियम के अंदर। जब हमने कल्चर मीडियम में उसको इनोक्यूलेट करा तो वहां पे कुछ पैथोजेनिक ग्रोथ नजर आने लगी, ठीक है। वहीं अगर हमने हेल्दी एनिमल का सैंपल लिया तो उसमें सिर्फ आरबीसीज मिलेंगे, उसमें कोई पैथोजन नहीं मिला। उस सैंपल को जब हमने इनोक्यूलेट करा किसी कल्चर मीडियम के अंदर, तो वहां पे हमें कोई ग्रोथ भी नजर नहीं, क्योंकि वहां पे कोई पैथोजन नहीं था, कोई डिजीज नहीं थी, कोई पैथोजन नहीं था, कोई पैथोजन नहीं था तो कोई ग्रोथ नहीं थी, ठीक है। यहां तक तो उन्होंने बताया। इस वाले केस में उन्होंने आगे क्या बोला कि जब ऐसे कल्चर मीडियम में जो भी पैथोजन ग्रो कर रहा है, ऐसे सॉरी